जूम पर जुड़ने वाले सभी साथियों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। आज के हमारे इस जूम प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट हैं अशोक नेहरा जी हैं। अशोक नेहरा जी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं और फरीदाबाद के YMCA यूनिवर्सिटी के पास आउट एलुमनाई हैं। वहाँ की एलुमनाई में भी बहुत अच्छे रूप से सक्रिय हैं और उनको बड़े ढंग से संभालते हैं। नेहरा जी सोशली बहुत एक्टिव हैं, इज अ वेरी गुड रिटेरियन, ही हैज बीन प्रेसिडेंट ऑफ हिज क्लब इन द पास्ट और अभी हमारी RWA 21 सेक्टर ईस्ट के ये अभी प्रधान हैं और पिछले 2 सालों में इन्होंने अपने कार्यकुशलता से हमारी RWA को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया है। मैं समझता हूं कि इनकी सारे गुणों की वजह से आज जो ये हमें बताएंगे कि पोस्ट कोविड यूथ के लिए हमें क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, हम सबके लिए बड़े फायदे की बात होने वाली है। दरअसल ये जो महामारी, ये पैंडेमिक कोविड हुआ है, ये हर 100 साल की रेपिटेशन है। 1720 में हुआ, 1820 में हुआ, 1920 में हुआ और अब फिर हमारे पास में एक बड़ा सारा पैंडेमिक है। ऑल्दो साइंस में हुई तरक्की की वजह से उतना प्रभाव इस पैंडेमिक का नहीं है कि जितनी ट्रेजरीज कैजुअलिटीज पिछले 2 पैंडेमिक्स में हुई थी इस बार नहीं हो रही हैं। फिर भी वेस्टर्न वर्ल्ड में इसने बड़ा आतंक मचाया है और बहुत सारा नुकसान किए हैं। हिंदुस्तान में भी इसको दस्तक दिए हुए ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं और ये धीरे धीरे हम ये देखना चाहते हैं कि ये हमें नुकसान पहुंचा पाएगा या नहीं पहुंचा पाएगा। कैजुअलिटीज हो ना हो ये तो अभी भविष्य बताएगा, लेकिन जो बात दिख रही है वो बहुत जरूरी है कि ह्यूज इकोनॉमिक डिसरप्शन हो चुकी है और आने वाले समय में होने वाली है। लगभग 50 दिन का लॉकडाउन पूरा हो चुका है और लगभग 56 दिन का लॉकडाउन सरकार ने घोषित किया हुआ है। जैसे लॉकडाउन खत्म होगा ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को संभाल पाएंगे, क्या हम अपनी GDP को संभाल पाएंगे और इस कोविड के बाद में हमारी जिंदगी जीने का जो तरीका है वो पूरी तरह से बदलने वाला है। तो आइए सुनते हैं अशोक नेहरा जी से कि इस कोविड के प्रकोप के बाद या अभी बीच में भी जब ये कोविड की लॉकडाउन की चीजें हटेंगी तो हमारे यूथ के पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। इंडिया एज सच यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूथ कंट्री है। हमारी मेजॉरिटी जो कंट्री है वो यूथ से बिलोंग करती है और आज भी अगर हम देखें तो जितने भी हमारे उद्योगपति हैं या उद्यमी हैं उनमें से मेजॉरिटी युवा हैं। तो आइए सुनते हैं अशोक नेहरा जी से, उनकी एक्सपर्टीज को सुनते हैं, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के साथ हम देखते हैं कि पोस्ट कोविड यूथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। धन्यवाद। Thank you. Yeah, Dr. Ashok Nehra, please continue. Yeah, we welcome you. थैंक यू सचिन जी, राकेश जी, डॉक्टर राकेश जी, आपका भी धन्यवाद। पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा दर्शना गुप्ता जी का, अजय जी का, जो मुझे ये मौका दिया आपसे रूबरू होने का। और ये पेंडेमिक के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको अभी बता ही दिया है, तो मैं कुछ चीज़ें टिपिकल डिस्कस करना चाहूँगा और ये डेडिकेटेड है फॉर द यूथ कि वो इस पेंडेमिक के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में या इसके बाद में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि मैं नेगेटिव बात कोई नहीं करूँगा, मेरा सिर्फ कहना ही है कि क्या पॉजिटिव चीज़ें हमारे आगे आ सकती हैं या हम अपने आप को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं इस सिनेरियो में, इसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो पहले तो मैं बात करूँगा कि जब ये लॉकडाउन चल रहा है हमारे पास सफिशिएंट टाइम है और मैं देखता हूँ रादर आप सब लोग देख रहे हैं कि किसी तरह से लोग टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कुकिंग में, कोई डांस में, कोई सिंगिंग में या और कोई अपने पैशन एरिया में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट ये होगा कि हम अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करें। ये छुट्टियां नहीं है, ये कोई ऐसा टाइम नहीं है कि हम इसको पूरा ही इस तरह की चीज़ों में लगा दें। हम अपना एक टाइम टेबल बना लें कि जैसे वर्क फ्रॉम होम होता है, अगर हम 8 या 10 घंटे ऑफिस में जाके काम करते हैं तो इसी रूटीन से हमारे को अपने 8-10 घंटे अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, अपने एरिया में हमें डिवोट करने चाहिए। रही बात कैसे डिवोट करें, उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल स्किल डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। हम किसी भी एरिया में काम करते हैं, हम जॉब कर रहे हों या हो सकता है हमारा कुछ छोटा बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर हैं, हम प्रोफेशनल हैं, तो हम हर अपने फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ आज हम अपना और स्किल की डेवलपमेंट कर सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, हमारे पास गूगल करके और वेरियस
साइट्स पे जाके हम लोग डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो चैलेंजेस आने वाले हैं, हमारे को अपनी जॉब को रिटेन करने में, कंपटीशन को मीट आउट करने में, ये स्किल हमारे को बहुत हेल्प करेंगे। इन स्किल्स के अंदर भी मैं कुछ मेंशन करना चाहूँगा कि आजकल की टेक्नोलॉजी और रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए जो एरियाज हैं, जो मैं फोकस चाहूँगा कि यूथ पर्टिकुलरली जिस पे फोकस करे, चाहे वो अभी जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, चाहे वो अभी पढ़ रहा है और आने वाले 1 साल या कुछ सालों में वो बाहर आके जॉब की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेगा। तो उसमें जो लेटेस्ट फील्ड्स हैं, जैसे मैं कहूँ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, ये कुछ एरियाज हैं जो किसी एक फील्ड से रिलेटेड नहीं है, ये जेनरिक और एक टेक्नोलॉजिकल एरियाज हैं जिसके अंदर हर किसी को आने वाले टाइम में काम करना पड़ेगा। जैसे एक टाइम था हम लोग सब मैनुअल काम करते थे, कंप्यूटर आया तो सबको लगा, देखा कि धीरे धीरे हम कंप्यूटर के ऊपर प्रोफिशिएंसी अपनी करने लगे। लेकिन आज ऐसी पोजीशन बन चुकी है कि जो आदमी कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकता उसको हम पूरा सक्षम नहीं मानते, क्योंकि कंप्यूटर आना, उसके ऊपर काम करना आज नेसेसिटी बन चुकी है। इसी तरह से जो मैं टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजीज का टाइम आ रहा है, ऑटोमेशंस होने हैं सब जगह पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी, आज मदर्स डे है, आज मातृ दिवस है। हमारे मातृ दिवस, वैसे भारत में ये मदर्स डे कहाँ से आया? ये फॉरेन से आया है, वेस्टर्न कल्चर है। वहां पे क्या होता था, अभी भी ऐसा ही होता है, वो लोग फॉलो करते हैं कि साल में एक दिन मदर्स डे मनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भारत में हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम तो अपने माता पिता के साथ रहते हैं, हमारे लिए तो रोज ही मदर्स डे है, रोज ही फादर्स डे है, हम परिवार के साथ रहते हैं। वहां फॉरेन में वो लोग, ऐसा कल्चर नहीं है। 16 to 18 ईयर्स वहां पे एज क्राइटेरिया है। जब आप 16 to 18 ईयर्स हो जाते हैं तो आप अपनी फैमिली से अलग हो जाते हैं, अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं, और बहुत ही कम ऐसे मौके उनको मिलते हैं अपनी फैमिली के साथ बिताने के लिए टाइम, अपनी माता के साथ, अपने पिता के साथ टाइम बिताने के लिए। तो उन्होंने साल में एक एक दिन सब चीजों के लिए डिवाइड कर दिया कि आज मदर्स डे है, आज फादर्स डे है, आज फ्रेंडशिप्स डे है। तो इस तरीके से ये उनका कल्चर है। लेकिन ठीक है, हमारा तो यही कल्चर है कि हम अपने माता पिता को रोज चरण स्पर्श करें, उनका ध्यान रखें, उनके साथ हम रहें। तो हमारे लिए आज का दिन हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर उनके लिए है तो हम उनको सम्मान करते हैं, उनका मान करते हैं। भाभी जी, बात हुई है आपकी उनसे? आई थिंक वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं किसी रीजन से ना। तो डॉक्टर Okay. सतीश अग्रवाल जी देहरादून से हमारे साथ कनेक्ट हैं, जो पेड़ों से संवाद के बारे में बताएंगे अपने को। राइट। सो आज का सेशन हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट डॉक्टर अशोक कुमार नेहरा जी ने लेना था, और सेकंड पार्ट में हमने डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी को सुनना। और हमारे साथ डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, और फॉर्चुनेटली हम सेकंड पार्ट को पहले अभी स्टार्ट कर लेते हैं। मैं डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और प्लीज हमको बताएं कि पेड़ों से कैसे संवाद किया जा सकता है, कितना इंपॉर्टेंट है। वेलकम, वी वेलकम यू सर, डॉक्टर सतीश अग्रवाल, प्लीज। नमस्कार सचिन जी। नमस्कार। धन्यवाद दर्शना दीदी का, आपने मुझे आमंत्रित किया इस जूम मीटिंग में। और प्रकृति के साथ संवाद जो है मेरा एक विषय है। हम लोग प्रत्येक क्षण किसी न किसी चीज के साथ संवाद में रहते हैं, चाहे कोई जीवित वस्तु है चाहे अजीवित है। और जैसे एनिमल किंगडम है, उसमें एनिमल्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं, ऐसे प्लांट किंगडम है, तो वो भी एक जीवित संज्ञा दी जा सकती है उनको, प्लांट्स की। और वो बहुत अच्छे से संवाद करते हैं, उनमें भी प्राण होते हैं, जीवन होते हैं।
और अगर हम पेड़ों के साथ अगर संवाद करें, हमारा अपना जीवन सुधर सकता है। और इसका हम लोगों के जैसे सभी के घर में गार्डन्स होते हैं, आसपास पेड़ होते हैं, घरों के बाहर भी पेड़ होते हैं। अगर पेड़ नहीं है तो हमें पेड़ लगाने चाहिए। उस विषय पर भी मैं बताऊंगा क्यों पेड़ लगाने चाहिए और फिर किस तरीके से हमें पेड़ के साथ संवाद करना चाहिए और उस संवाद का हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं। तो इस 3 बात पर हम चर्चा करेंगे। पहले हमें पेड़ लगाना चाहिए, इस विषय पे बात करते हैं। जिस प्रकार जैसे कोई भी चीज हम किसी को देते हैं तो लौट के हमारे पास आती है। प्रकृति से हम लोग इतनी सारी चीजें हम लोग लेते हैं। दिन भर में हम जिस बेड पर अपने जीवन का 1/3 जीवन व्यतीत करते हैं, बेड लकड़ी का अगर होता है तो वो भी पेड़ से आता है। तो हम कितना पेड़ों से हम लोग लेते हैं। हमारे घर के दरवाजे हैं, खिड़की है, हमारा फर्नीचर है और फ्यूल है, हम लोग पेड़ से लेते हैं। और अंतिम यात्रा के समय जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो चीता में भी लकड़ी की जरूरत होती है। तो वो चीता की जो लकड़ी है उसका मूल्य नहीं दी जा सकता। अगर हम वहाँ कोई खरीद के दे भी रहे हैं तो वो मरने वाला तो चला गया, वो नहीं दे सकता। तो उसको कंपनसेट करना चाहिए जाने से पहले। और वो कंपनसेट किस तरीके से करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन काल में पेड़ लगाए। और पेड़ लगाने के बहुत सारे मौके होते हैं, अपने जन्मदिन में, अपने स्पाउस के जन्मदिन में, बच्चों के जन्मदिन में, एनिवर्सरी पे। ऐसे हम लोग को इन विशेष अवसर पर अपने घर के आसपास किसी पार्क में या अपने घर की छत पर भी छोटे पौधे हम लोग बड़े गमले में लगा सकते हैं। और पौधों को लगा उनको हम लोग उनके बच्चों की तरह हम लोग देखभाल करें। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को टाइम से डॉक्टर के लेके जाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, फिर उनकी केयर करते हैं, ऐसे ही क्योंकि पौधे जीवित होते हैं तो उनको भी समय से जल चाहिए, समय से खाद चाहिए, समय से उनको छाया चाहिए। ऊपर से किस तरीके से हम लोग उनको ग्रीन एरिया में ग्रीन कवर करते हैं, ये सारी जो फैसिलिटी ह्यूमन बींग्स को दी जाती है छोटे प्लांट को भी दी जाती है। हम लोगों ने एक प्लांट आईसीयू भी तैयार किया है। जो कोई मरने वाला हो रहा है, आपको लगे कि ये प्लांट जो आजकल तो क्या होता है कि जो प्लांट खराब है उसको उखाड़ के फेंक दो, कीमती प्लांट है। ओके आई गेस डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी को भी कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है आज। आज ये बहुत ज्यादा आंधी आ रही है फरीदाबाद में ना, बहुत ज्यादा आंधी आ रही है। फरीदाबाद में काफी आंधी आ रही है और इस वजह से डॉक्टर अशोक जी का नेटवर्क नहीं लग पा रहा। वो आंधी का असर थोड़ा थोड़ा देहरादून भी पहुंचा है, इसलिए हाँ वहां भी बिल्कुल। नेटवर्क का इशू हो गया। हेलो हेलो हाँ जी सतीश भाई साहब जी, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। आज हाँ जी आप। देहरादून में बहुत सुहाना मौसम है, इस समय बड़ा ठंडा हो रखा है। देहरादून में भी काफी तेज बारिश आंधी आई है और मौसम काफी ठंडा हो रखा है इस समय। तो मैं बता रहा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी केयर करनी चाहिए और प्लांट आईसीयू भी बनाया जा सकता है। और प्लांट आईसीयू किस तरीके से बनाते हैं कि उसमें एक ग्रीन कलर की जो नेट होती है उसको कवर कर देते हैं पिरामिडिकल एंगल में, और उसके अंदर कोई भी अगर प्लांट मरने वाला होता है उसको उसमें रख देते हैं तो वो प्लांट जीवित हो जाता है। तो मेरा ये सबमिशन है कि अगर हम नेचर को कंपनसेट करना है तो हम लोग अपने जाने के समय के जो चीता की लकड़ी है उसकी व्यवस्था में सबसे पहले करनी है और प्लांट्स को लगाना है। जब प्लांट लग जाएंगे और बड़े होने लगेंगे, पेड़ बड़े हो जाएंगे, तो ग्रेजुअली जैसे हमारे बच्चे ग्रो करते हैं ऐसे पेड़ भी ग्रो करते हैं और उन्हीं के साथ एक आत्मीयता बनती चली जाती है उन पौधों के साथ जो आपने छोटे से लगाए थे, अब बड़े होते जा रहे हैं। तो वो भी आपकी बात को समझते हैं। जैसे हमारे घर में एक छोटा सा पेट है तो वो पेट हमारी। नमस्कार, आवाज आ रही है? हाँ जी आप बोलिए। हाँ सर हाँ बोलिए। जी, ये एक्चुअल में नेटवर्क आ रहा है और जा रहा है, वाईफाई में कोई ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम चल रही है। हाँ जी हाँ जी। तो पेड़ों के साथ आत्मीयता, जैसे हम अपने घर में कोई छोटा पेट लेके आते हैं तो धीरे धीरे वो हमारी बातों को समझने लगता है, उसी प्रकार पौधे भी हमारी बातों को समझने लगते हैं।
तो जैसे हम लोग अपने घर में कोई भी पौधा है उसके ऊपर हाथ टच करें, उससे बात करें, हेलो हाउ आर यू, कैसे हो आप, ठीक से पानी मिल रहा है, धूप ठीक है आपके ऊपर, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, हैव ए ब्लिसफुल लाइफ, इस तरीके से आप बार बार उस पौधों को अगर आप ब्लेसिंग देते रहेंगे तो वो देखेंगे कि उसका फ्लावरिंग जो है बहुत अच्छी होगी और उसमें बाद में फ्रूट्स भी बड़े अच्छे आएंगे। इस पपीते के पेड़ के ऊपर खासकर बहुत एक्सपेरिमेंट किया गया कि पपीते के पेड़ में पपीते बहुत ज्यादा